मजबूत ग्लोबल संकेत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुए बंद। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स प्लान से मिला जोश। इन्फोसिस फाउंडर और बोर्ड आमने सामने। पूर्व सीएफओ राजीव बंसल के मामले में नारायण मूर्ति को सब कुछ जल्द पाक साफ होने की उम्मीद। उधर बोर्ड ने मैनेजमेंट में जताया भरोसा। आज शाम मुंबई में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनएलसी के नए चेयरमैन विक्रम लिमये को मिलेगी 8 करोड़ की सैलरी। बोर्ड के फैसले पर मुहर के लिए अगले महीने ईजीएम। आइडिया पर पड़ी जियो की मार। दिसंबर तिमाही में 383 करोड़ रुपए का भारी घाटा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी किया निराश। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए एनपीएस। हिंडाल्को से है आज शानदार नतीजों की उम्मीद। साल दर साल मुनाफे में 9 गुने का उछाल संभव। आय में 14% की बढ़त और एचपीसीएल के नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। कानूनी अड़चनों के चलते सेबी ने कमोडिटी ऑप्शंस लॉन्च करने का फैसला भी टाला। सेबी ने दिसंबर में सैद्धांतिक रूप से दी थी मंजूरी। और आईएएस ऑफिसर अजय त्यागी होंगे सेबी के नए चेयरमैन। वित्त मंत्रालय में काम का लंबा तजुर्बा। यूके सिन्हा की जगह लेंगे। और आज फिर से हफ्ते की दमदार शुरुआत के संकेत है। बड़ा सवाल है कि क्या 9000 की तरफ बढ़ेगा निफ्टी और क्या गैप से खुलने के बाद भी खरीदारी की जाए। इस सवाल का लेंगे जवाब हमारे। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप पागले जो स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और ज्वेंड्रे कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश कुरक्षकर भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और खुशनुमा सेशन होगा। शुरुआत अच्छी होगी ऐसा समझ में आ रहा है। 38 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। और देखिए यूएस के मार्केट्स ने फिर से अच्छी तेजी दिखाई। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैक्स कट्स की होप्स जगाई हैं उससे देखिए अच्छी तेजी बनती हुई। एशियाई मार्केट भी देखिए यहां से ही फ्यूज ले रहा है और ज्यादातर एशियाई बाजारों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अनिल, पिछला हफ्ता हमने देखा कंसोलिडेशन का रहा, लेकिन एक बात तो तय है 3 हफ्तों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज शुरुआत कैसी होगी? हेमंत, ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट है जहां स्पीड एकदम धीमे है और दोनों तरफ के ट्रेडर्स को मौका मिल रहा है खरीदारी और बिकवाली करने का। और ट्रेंड भी बेहद साफ है। तो इससे बेहतर मार्केट हो नहीं सकता। दिक्कत कहां होती है? जब बाजार बहुत तेजी से भागे तो गिरने की आशंकाएं भी बढ़ जाती है। तो आपको करेक्शन मिलता है इंट्राडे में छोटा, और उसमें जो समझदार लोग हैं वो गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। तो बाजार का ट्रेंड एकदम साफ है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं और लगातार धीमे धीमे ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल संकेत चूंकि आज पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव है और टेक्निकल, एफएनओ, सेंटीमेंट, ये तमाम फैक्टर्स मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने हैं। सिर्फ एक ही चीज है, थोड़ा सा डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़े नेगेटिव साइड पर हैं। और दूसरा है कि ग्लोबल मार्केट से अगर आपको एक संकेत लेना हो तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा 101 की तरफ बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दे सकता है। तो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप कह रहे हैं स्लोली और स्टेडली ऊपर चल रहे हैं। कौन से टारगेट्स और लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए आज के दिन? देखिए, निफ्टी के लिए आज 2 लेवल अहम है। पहला तो ये कि क्लोजिंग बेसिस पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जब तक 8725 के नीचे बंद नहीं होते तब तक घबराने की जरूरत नहीं। तो हमने पिछले हफ्ते से अपनी रेंज ऊपर की तरफ 25 पॉइंट शिफ्ट किए। पिछले हफ्ते हम 8700 के ऊपर लगातार कह रहे थे कि जब तक 8700 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक घबराने की जरूरत नहीं। वो लेवल अब 8725 आता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि 8800 आज भी निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। 8000, और शुक्रवार को भी हम यही बात कर रहे थे, देखिए आप 25-30 पॉइंट ऊपर खुल जाए उससे ज्यादा खुश न हो। आपको 8800 के ऊपर बने रहना जरूरी है। मामूली से नीचे क्लोज हुए 8800 के, लेकिन कोई खास घबराने की बात नहीं। लेकिन असली एक्शन जो बाजार का शुरू होगा वो होगा 8825 को पार करने के बाद। और आज जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे होने के बावजूद एशियाई बाजार काफी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, तो अगर आज आप शुरुआती घंटे 2 घंटे में 8825 के ऊपर टिक गए तो फिर बाजार में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और वो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो आसानी से 50-75 पॉइंट बाजार को और ऊपर लेकर जाएगी। तो 8800, 8825 पिछले हफ्ते हम 3 बार उस लेवल पर पहुंचे और वहां से छोटा छोटा
करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन अल्टीमेटली वो लेवल भी पार होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है, और वो हो सकता है आज गैप से खुलने के बाद ही पार हो जाए, और वैसा होता है तो बहुत ही बेहतरीन। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, वैसे मैंने आज निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस का लेवल 8,740 का दिया है, लेकिन अगर आप गैप से खुल जाए तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर ले, और वो होगा 8,770 का, जो कि शुक्रवार का लो है। तो स्टॉप लॉस के लिहाज से वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में खरीदारी करने का मौका है निफ्टी पर 8,740 या 8,770, सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस वहां पर रख लें। 8,850 और 8,875 ऊपर का टारगेट है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी 20,000 से लेकर 20,450, मोटा मोटी 20,500 मान लें, इस रेंज में अटका हुआ है। इस रेंज से बाहर किसी तरफ निकले तो एक डायरेक्शनल कॉल मिले, और जब तक इस रेंज में, तब तक बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का बहुत मजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल कॉल के तौर पर फिर 20,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीदारी कर लीजिए 20,450 तक के लक्ष्य के लिए। 20,500 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में भी एक्शन ज्यादा जबरदस्त शुरू होता हुआ दिखेगा। आज सेक्टर के तौर पर मैंने फॉर ए चेंज रियल एस्टेट सेक्टर को चुना है, यहां पर मुझे लगता है अच्छी खरीदारी हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी तेजी का रुझान रहेगा, और बैंक्स में मिला जुला रुझान रहेगा, और टेलीकॉम में नेगेटिव साइड पर। ऑल राइट, चलिए, तो टेलीकॉम में नेगेटिव साइड पर आइडिया ने निराश किया है। रियल एस्टेट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और पूछते हैं संदीप वागले साहब से कि वो आज मार्केट को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। मॉर्निंग सर, बताइए निफ्टी पर आज का कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यूड है। 8760 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करूंगा, 8870 मेरा टारगेट होगा, एक या दो दिन का व्यू है, और ब्रॉडली 87-89 ये रेंज है, और मुझे लगता है 89 से 9000 जाने में और 9000 से ऑल टाइम हाई जाने में, अगर ये महीने में होता है या मे बी बिफोर द फाइनेंशियल होता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं पहले जश्न मनाएगा बाजार। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, 8700 ब्रेक होगा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहूंगा, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी 20,150, 20,500, और बायस टोटली बुलिश है। लेकिन आज मेरे पास ऐसे कोई क्लियर स्टॉक्स नहीं, मतलब फ्रंट लाइन नहीं है। मुझे ज्यादा मिड कैप्स या हटके वाले स्टॉक्स मिले हैं, तो मैं बाद में वो शेयर करूंगा। मिड कैप्स में तो देखिए तेजी हो भी रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था मिड कैप्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था बनस्पत सेंसेक्स और निफ्टी के। सेंसेक्स ने आधे % के गेन्स दिए, मिड कैप इंडेक्स ने 1.25 से 1.5% की अच्छी तेजी दिखाई थी। ये बताइए, FIIs और DIIs, इस डेटा को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? कहते हैं FIIs जो है ना वो मोमेंटम को चेज करते हैं। अच्छी तेजी DIIs ने लाई, और अब देखिए FIIs की तरफ से बाइंग के फिगर 500 करोड़ रुपए के आसपास के, और DIIs की तरफ से 224 करोड़ के सेल फिगर को आपने किस तरह से रीड किया? पिछले कई दिनों में, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 दिनों में सबसे बढ़िया आंकड़े, भले छोटे दिख रहे हैं लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया। और क्यों कह रहा हूं मैं, एक तो जैसा आपने कहा 500 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी, लेकिन इसके सामने कोई स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचे नहीं है, मुश्किल से 75 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो नेट आप देखिए लगभग 425 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, और स्टॉक्स खरीदने के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी है, और वो 250 करोड़ के आसपास की। तो उस लिहाज से आप देखें तो क्या 600-700 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से शुक्रवार के सेशन में डायरेक्शनल तौर पर हुई है, जो कि मैं अच्छी कहूंगा। अब घरेलू फंड्स की बिकवाली कोई खास बड़ी नहीं है, 225 करोड़ की, और वैसे भी एक्चुअली घरेलू फंड्स की बिकवाली में भी आंकड़े सही रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? उसका रीजन ये कि आप खाली म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के आंकड़े देखते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बाहर भी PMS का बड़ा पैसा है। सही बात, जो ब्रोकर्स के पास है, और HNI इन्वेस्टर्स का पैसा PMS में ज्यादा जाता है, राइट? तो वो खरीदारी होती दिख रही, जिसकी वजह से स्क्रीन बड़ी मजबूत है। तो मैं आंकड़ों को 200-250 करोड़ की बिकवाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। और उसके सामने अगर FI जो खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, इंडेक्स भी खरीद रहे हैं, कैश में स्टॉक भी खरीदे, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और मुझे लगता है SGX निफ्टी जो इतनी बढ़िया मजबूती दिखा रहा है, उसके पीछे ये आंकड़े ज्यादा रीजन है बजाय ग्लोबल संकेतों के। ग्लोबल संकेत तो आपके लिए डॉलर इंडेक्स 101 के नजदीक पहुंच रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन ये आंकड़े बेहद मजबूत। और घरेलू संस्थागत निवेशक ये जो बेच भी रहे हैं, देखिए 7750 के आसपास से इन्होंने खरीदारी शुरू की थी एक तरफा, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। FIIs के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो देखिए पॉजिटिव साइड पर ही हैं। तो वागले साहब तो कह रहे हैं कि नया हाई भी लगता हुआ नजर आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 31 मार्च से पहले। तो सर बताइए, वो हटके वाले स्टॉक्स जो आज आपने चुने, तीनों के तीनों बता दीजिए।
पहले तो है हेमंत कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये काफी और ये थोड़ा सा मतलब लंबे वाला कॉल है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का है, 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेंगे तो बेटर होगा। 1280 के स्टॉप लॉस से बाय करें, वीकली पैटर्न बहुत ही बढ़िया है फॉर अ टारगेट ऑफ 1422। दूसरा है बाय इन सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जिसमें 201 का स्टॉप लॉस रखे और 231 का टारगेट, ये एक 4-5 दिन का व्यू है। और मीडिया स्टॉक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, तो टीवी टुडे इसमें मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, 274 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 292। ऑलराइट, चलिए तो ऑटो एंसिलरी कंपनी सुप्रजीत और कंटेनर कॉर्पोरेशन, जनरली रेलवे बजट जब हुआ करता था तभी अच्छा प्रदर्शन दिखाता था बजट के आसपास, लेकिन अब देखिए अच्छी तेजी दिखाएगा। और वागले साहब से मैं एक चीज टीवी टुडे भी, हाँ, मतलब कैश मार्केट के स्टॉक्स रिकमेंडेशन में ज्यादा वक्त लगता होगा, निकालने में मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सैटरडे संडे की छुट्टी में मतलब आपने काफी काम किया है। नहीं, उसका एक और ये है कि मुझे फ्रंटलाइन स्टॉक्स आईटी को छोड़ के कुछ मिले नहीं, हाँ, तो ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक बात। ओके, देखिए आईटी सेक्टर पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज। इन्फोसिस के ऊपर देखिए हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास कोटक सिक्योरिटीज के कॉन्फ्रेंस में विशाल सिक्का जी बातचीत करने वाले हैं। फंड मैनेजर्स के साथ भी आज एक उनकी बैठक है और शाम को होगा एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे के आसपास। तो इन्फी पर हम विस्तार से बात करेंगे। अविनाश कुरक्षकर जी भी तैयार हो रहे हैं, माइकअप हो गए, उनसे भी पूछेंगे कि उनके आज फेवरेट शेयर कौन से हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के संकेत की। और पुट कॉल रेशियो में देख रहा था 1.12 पर, घबराने की बात तो नहीं? ना, स्थिर है। एक्चुअली पिछले 4 सेशन से पुट कॉल रेशियो में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, जिसका तैसा, और पोजीशंस भी कोई खास नहीं बदले। देखिए निफ्टी में क्या हुआ, 1 लाख शेयर कम हुए ओपन इंटरेस्ट में, और बैंक निफ्टी में 50,000 शेयर जुड़े हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव है नहीं। थोड़ी सी बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनती हुई नजर आई है फिर से, तो शायद लोग उम्मीद करें कि बैंक निफ्टी फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे के बाद देखना होगा बैंक निफ्टी का क्या रुझान रहता है। एक्चुअली रियल सीजन का आखिरी समय चल रहा है और बाजार जिन लेवल्स पर है, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिखेगा, ये वायदा कारोबार के डेटा में भी दिख रहा है। लेकिन डेटा कुल मिलाकर स्टेबल है। आज 8,800 को फिर से निर्णायक लेवल पर क्यों चुना है वो देखिए, और क्यों 8,825 के ऊपर की तेजी बननी चाहिए वो समझ लीजिए। वो समझ में आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ट्रेड करने को लेकर बढ़ेगा। 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 8,800 के कॉल्स में, और जिन लोगों ने कॉल बेचे हुए उन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई हुई। कॉल राइटर्स यानी जो कॉल बेचते हैं वो मंदी की पोजीशन बनाते हैं। अब थोड़ी प्रीमियम कमाई होगी उन्होंने, जाहिर सी बात है। 8,800, 8,825 इसी आंकड़े की वजह से बार बार बाजार वहां पर आकर अटक रहा है। अब होगा क्या, फ्रेश स्टॉप लॉस लोगों के तब ट्रिगर होंगे जब निफ्टी 8,825 स्पॉट के ऊपर जाकर टिकता हुआ नजर आए, तो फिर लोगों को लगेगा कि देखिए मजबूत शुरुआत हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, निफ्टी नए लेवल की तरफ बढ़ रहा है, अब यहां से 50-75 पॉइंट आसानी से बढ़ जाएगा, तो फिर हमें मंदी काट लेनी चाहिए। तो उसके बाद जो सहारा मिलेगा निफ्टी पर वो मंदी काटने की पोजीशन का मिलेगा, तो वो एक सबसे बढ़िया बात है। 8,800 के नीचे टिकने के बावजूद तेजी करने वाले ट्रेडर्स बाजार को टूटने नहीं दे रहे, तो उनकी स्ट्रेंथ, उन्होंने जो पैसा बनाया है पिछले दिनों में, वो मजबूती साफ तौर पर नजर आ रही। तो इसलिए 8,800 पर पुट पर जो 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर इतना ओपन इंटरेस्ट दोनों में, पुट और कॉल में बना रहना, ये टसल पॉइंट की तरफ दिखाता है, यानी कि दोनों ही तरह के ट्रेडर्स इस लेवल को होल्ड करने के लिहाज से काम कर रहे हैं, और अभी तक हो ये रहा है। इस लेवल के इर्द गिर्द पूरा हफ्ता बाजार ने पिछला हफ्ता बिताया। तो अब इस हफ्ते आपको क्या चाहिए, और एक चीज समझ लीजिए, बाजार लगातार एक रेंज बाउंड रहेगा नहीं, अल्टीमेटली रेंज के किसी न किसी एक तरफ जाना जरूरी है, और वो सिस्टम जो पोजीशन दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, 8,825 के ऊपर निकलते तेजी की तरफ इशारा बन जाएगा, और जब तक 8,700 नहीं टूटेगा तब तक मंदी होगी नहीं। तो ये 125 पॉइंट की रेंज से बाहर निकलने के लिए ज्यादा संभावना है, 70-75% चांस ये कि आप ऊपर की तरफ निकलेंगे, और वो आज होते हुए दिख सकता है, और ये संकेत वायदा कारोबार के सबसे बेहतरीन है। ऑलराइट, और आपको दिख भी रहा है, देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी बेहतरीन संकेत दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर यह फोकस है, भारतीय बाजारों का भी देखिए, क्योंकि कोई और बड़ा इवेंट है नहीं, इलेक्शन का आउटकम आने में अभी समय है, 11 मार्च को आएगा, तो ग्लोबल मार्केट्स की ट्यून पर भारतीय बाजार डांस करेंगे और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अविनाश कुरक्षकर जी से जानेंगे कि उनके टॉप पिक्स क्या है एक ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, साथ ही कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं। तो ये सब एक्शन है ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है और हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट आज क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए देखिए उनकी राय आपकी स्क्रीन पर। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा कह रहे हैं कि आपको तेजी करनी चाहिए। 8,900 का टारगेट 8750 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए। खरीदना तो समित चौहान भी चाहते हैं, लेकिन 8,765 पर अब आज तो गैप से खुलने वाला, तो वहां मौका मिलना मुश्किल है, तो इससे स्टॉप लॉस समझ लीजिए ज्यादा बेहतर होगा और 8,880 का लक्ष्य रखिएगा। आज तो सरना भी कह रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन सी बनाइए, 8840 का टारगेट उनका है, 8760 का स्टॉप लॉस रखिए और लगता है इसी स्तर के आसपास खुलने वाला है। राकेश बंसल भी खरीदना चाहते हैं, टारगेट भी लंबा है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर, 8,720 के स्टॉप से खरीदेंगे 8,900 के लक्ष्य के लिए। हिमेन कपाड़िया भी कह रहे हैं कि तेजी करिए, 8840 का टारगेट इनका भी, 8765 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए। वो कह रहे हैं 8,790 आए तब वहां पर खरीदिए। तो बात डिप्स की रणनीति इनकी तरफ से निकल कर आ रही है, लेकिन 5 में से देखिए 5 एक्सपर्ट तो बुलिश हैं और 5 में से 2 एक्सपर्ट 8,900 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और राय बेहद साफ दिख रही है और रेंज भी साफ दिख रही है। 8,720 से लेकर 8,760 ये 40 पॉइंट की रेंज है पहली, जो निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी। 8,840 से 8,880 ये 40 पॉइंट की रेंज है ऊपर, जहां पर बाजार रुकेंगे। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, और देखिए एसजीएक्स निफ्टी और मजबूत होता हुआ 42 अंक की बड़ा उछाल आज देखने को मिलेगा। तो गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, आइए देखते हैं 5 का पानी। आइडिया के अब तक के सबसे खराब तिमाही नतीजे और पहली बार नुकसान दर्ज किया आइडिया ने। 385 करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखाया आइडिया को, और आय में कमी आती हुई दिखी लगभग 7% की। इबिडा लगभग 10% गिरता हुआ नजर आया और मार्जिन में 1% की कमजोरी थी। रिलायंस जियो के कंपटीशन के चलते आइडिया के नतीजों पर जबरदस्त दबाव दिख रहा है। स्टॉक तो बड़े मोमेंटम है, आज देखना है कितनी कमजोरी होती है और इस कमजोरी के बाद क्या लोग निचले समय पर खरीदारी करते हैं। महानगर गैस पर भी रखिए नजर, मुनाफा 30% बढ़ के आया है। टोटल इनकम हालांकि थोड़ी सी नरम रही, लेकिन मार्जिन देखिए इजाफा हुआ है, 22.5% से बढ़कर ये 30% के पार निकल गए हैं। तो ये शेयर है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, हमारे एक्सपर्ट कह भी रहे हैं। अविनाश हमारे साथ है, उनका फेवरेट शेयर रहा है, उनसे विस्तार से शो में आगे बात करेंगे इस पर। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज टायर बनाने वाली इस कंपनी ने भी बेहद शानदार नतीजे पेश किए। 185 करोड़ रुपए मुनाफा पहुंचा है, 94% बढ़कर लगभग 26% आय में बढ़त देखने को मिली। और मार्जिन देखिए क्या दमदार, 23% से बढ़कर 31% पर, हर पैरामीटर पर बेहद शानदार नतीजे। जहां बाकी टायर कंपनियां नुकसान कर रही हैं, ये कंपनी अच्छा मुनाफा करती हुई। शेयर शिपिंग पर भी रखिए नजर, देखिए मुनाफा बढ़ा है करीब 3.5 गुना, 2.8 करोड़ रुपीस का पहले प्रॉफिट करती थी ये कंपनी पिछले साल इसी तिमाही में, और अब देखिए 10.5 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। एबिटा मार्जिन्स भी देखिए दुगने हुए हैं कह सकते हैं आप, 6.5% से बढ़कर करीब 11.5% के, तो डबल डिजिट में मार्जिन्स आते हुए। सरकारी कंपनी EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। 25% मुनाफे में बढ़त हुई है, हालांकि आय थोड़ी सी घटकर आई है 12%, लेकिन असली जो बाजार को पसंद आने वाला आंकड़ा है वो है मार्जिन्स का। 13% से मार्जिन्स बढ़कर 25% तक पहुंचे और ये बेहद पसंद आएगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अविनाश कुरश्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैंक्स पर आप काफी बुलिश लग रहे हैं, बताइए बैंकिंग स्टॉक्स में क्या है आपके टॉप पिक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स कैसे लगे ये भी बताइए। ये भी मैं देख रहा हूं आपका आज का पसंदीदा शेयर है। हेमंत, हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा के आ गए, मेरे ख्याल से एक मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आ गए। इनफैक्ट कंपेयर टू Q3 जो लास्ट ईयर एक बड़ा घाटा था, उन्होंने काफी बड़े प्रोविजंस किए थे। इस बार प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल थी, और जिस प्रकार की कमेंट्री आई है हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में होपफुली एसेट क्वालिटी और अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली इस प्राइस से भी बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदना चाहिए। SBI का भी स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है, हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आ गया है वो हम सब समझते हैं कि इस चैलेंजिंग क्वार्टर में काफी अच्छा रहा। इनफैक्ट आगे भी नंबर्स अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद रहेगी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमको कोटक बैंक पसंद है। कोटक बैंक में हमको लग रहा है कि ING वैश्य का जो मर्जर है वो पूरी तरह से FY18 में प्ले आउट होगा, और डेफिनेटली ये भी एक ऐसा बैंक है जो ऑब्वियसली मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय रहेगी। ओके, तो ये हैं 3 बैंक्स, 2 सरकारी 1 प्राइवेट जो पसंद है अविनाश को। इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स हैं जो अविनाश को अच्छे लगते हैं। बागले साहब का एक सेल कैंडिडेट भी हमारे पास है। ये सब होगा ब्रेक के बाद और IT कंपनी पर भी चर्चा होगी।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने बात करी 3 बैंक्स की। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा अविनाश को पसंद है और कोटक महिंद्रा बैंक भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन बैंकों पर ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एसबीआई कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ग्लोबल बैंक बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आईडीबीआई में विनिवेश की जो बात उन्होंने कही थी वो अब भी उनके एजेंडे में है। SBI is a very big example, and therefore what will emerge out of the merger itself will be one big bank which controls 25% of India's banking industry itself. It will be a global player. Right. And therefore, what I announced last year in relation to IDBI, the decision stands. What is the appropriate methodology because of the structure and the kind of assets IDBI holds, and what's the method, what's the timeline? These are all matters which is work in progress. We haven't made a very significant headway there, but it's still very much on the agenda. और बिल्कुल आज बैंक्स अविनाश के एजेंडा में है खरीदारी करने के लिहाज से। अविनाश, लेकिन कौन कौन से बैंक्स आप खरीदना चाहते हैं और क्या आईडीबीआई बैंक खासतौर से जिसकी बात कर रहे हैं वित्त मंत्री जी की अभी भी एजेंडा पर है, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, अगर किसी को लंबा नजरिया का प्लान है तो जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर सरकारी बैंक में आता है और क्लियरली हमने देखा है कि मैनेजमेंट स्टाइल और पूरी तरह से एक सेंटिमेंट रीरेटिंग होती है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा समय लगेगा ये डील फ्रक्टिफाई होने के लिए। लेकिन जिनको डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है और शायद जो इवेंट के लिए ये वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कभी ना कभी आने वाला है और ये जब होता है तभी स्टॉक में एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए तो आईडीबीआई बैंक के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। आज रहेगा ये फोकस में इस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा है इसके दम पर। लेकिन अब बात करते हैं एफएनओ की। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से अप्रोच करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए 3 या 4 दिनों से यही हो रहा है कि 8,800 के पार एक बार निफ्टी चली जाती है, सस्टेन नहीं होता है, वहां पे थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि फिर एक बार सेल किया जा सकता है। 8,840 के करीब आप सेल कर सकते हैं। आज जो एसजीएस की ओपनिंग है वो दर्शा देगी, इसके करीब ही हम ओपन होंगे। 8880 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, नीचे आपको 8740 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का है, ये भी हमने देखा है 20,350 20,400 के करीब आती है निफ्टी, उसमें भी काफी सेलिंग आ जाती है। तो 20,350 के करीब बैंक निफ्टी सेल कीजिए। 20,000 का इसमें लक्ष्य होगा और 20,500 का इसमें जो स्टॉप लॉस होगा। दायरे में है दोनों, जब तक कि दायरा निकलता नहीं है बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है जो हम बात कर भी रहे थे, लेकिन स्टॉक्स डेफिनेटली आपको गौरव काफी ऐसे नजर आ रहे होंगे जहां पर ट्रेंड क्लियर कट है तेजी या मंदी का। बताइए कौन सी आज की पिक्स आपकी? एक आईसीआईसीआई बैंक वीक लग रहा है, इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस से 285 से 290 ऐसा लेवल जहां से हिस्टोरिकली बार बार इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनते जा रहे हैं और इस बार भी रिवर्सल देखने मिला है। तो 285 के नीचे ये स्टॉक एक बार 10 से 12 रुपए की आपको डाउन साइड दिखा सकता है। तो 286 के स्टॉप लॉस आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। 272 का इसमें लक्ष्य होगा। और आईटी स्पेस में एक अच्छा बाउंस बैक आया है, उसमें मुझे जो अभी फिलहाल में जो प्रोमिनेंट नेम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है टेक महिंद्रा। अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं पिछले 2 दिनों में और ऑगमेंट भी हुआ है, प्राइस एक्शन भी हुआ है, एक ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट्स पे, तो ये लिहाज से काफी एक लुक्रेटिव लग रहा है। तो 515 से 520 एक इमीडिएट टारगेट होगा 2 दिन का और 494 के स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा है बाय वो है अरविंद का, यहाँ पे भी काफी एक अच्छे से लॉन्ग पोजीशंस दिख रहे हैं। एक दायरे में ट्रेड कर रहा था 375 से 385 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। अब ये ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है और एक स्मूथ राइड आपको 400 के लेवल से देखने मिल सकती है। 390 400 कॉल ऑप्शन में काफी एग्रेसिवली बाइंग हो रही है। तो 381 के छोटे स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में 400 का इसमें लक्ष्य होगा। टाटा स्टील में आप ऑप्शंस की रणनीति भी सुधार रहे हैं, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसे? टाटा स्टील में सारे मेटल स्पेस में अच्छे से लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, लेकिन अभी एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आ चुका है 475 488 का एक काफी एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे 475 के बार बार एक रिट्रेसमेंट आता है 10 रुपए का, 12 रुपए का, 13 रुपए का आता है। अभी भी उसके अराउंड ही क्लोज हुआ है।
चूंकि इसका लॉट साइज काफी थोड़ा बड़ा है और काफी वोलेटाइल नेम है, तो सेफर स्ट्रेटेजी है, आप इसमें ऑप्शन ले सकते हैं। तो 460 का पुट ऑप्शन बाय कीजिए, मुझे लगता है ये इन द मनी होने की संभावना काफी ज्यादा है इसकी। तो 3.5 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 11 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। तो 460 का पुट लेने की बात गौरव कर रहे हैं। अच्छा, और सेल में बिकवाली की राय संदीप पागले साहब की है, तो सर मेटल्स थोड़े ढीले दिख रहे हैं। बिल्कुल, मेटल्स में मुझे करेक्टिव मूव दिखते हैं और हिंडाल्को, वेदांता और सेल ये तीनों थोड़े हल्के से करेक्टिव क्या नतीजा आने वाले हैं। हाँ, तो टाटा स्टील में इतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। हिंडाल्को पिछले हफ्ते वीक होना शुरू हो गया था। दूसरा ये कि वो QIP वाला में 5,000 करोड़ का QIP, वो थोड़ा बड़ा है मामला, तो उस लिहाज से भी थोड़ा एक्शन हो सकता है, तो उस पर भी नजर रखनी जरूरी होगी। लेकिन नतीजे के लिहाज से अब बड़ा सेल पे एक बार सेल पे मेरे मतलब स्टॉप लॉस 6450 होगा और टारगेट 56 होगा। सो 8 से 10% डाउन साइड में देख रहा हूँ। अच्छा, लगे आप तो हिंडाल्को के भी चार्ट बता दीजिए, क्योंकि आज रिजल्ट है तो रिजल्ट पे अगर क्योंकि ज्यादातर लोग तो मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन में ही होंगे, लेकिन पिछले हफ्ते 4-5 दिन से लगातार घट रहा है और हमने बताया ये 5,000 करोड़ स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए दोनों ही तरफ के। 185 186 के नीचे जब तक ये रहता है तब तक खराब है। मैं मानता हूँ इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। ऑन द डाउन साइड मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा फॉल होगा, बट 175 तक जा सकता है, जो कि एज ए ट्रेडर 175-185 रेंज होगी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, ये एक स्टॉक है जहां पर एक्शन हो सकता है। दूसरा EIL, इस पर राय ले गौरव, क्योंकि बड़ी जबरदस्त रिजल्ट दिए इस कंपनी ने। मार्जिन जो बढ़कर आए हैं वो बड़े तगड़े हैं, 15% से 22% के आसपास के मार्जिन आ गए हैं। मुनाफा भी काफी बेहतरीन आया है। खरीदा जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? क्या राय है आपकी? यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इसमें अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर 160 के ऊपर ये टिक जाता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में थोड़ी बहुत अच्छी सेलिंग हुई है कॉल में, तो अगर 160 का सस्टेन कर लेता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है 170 172 तक। तो वो लिहाज से मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इसको मैं 160 के ऊपर ही बाय करने की सलाह दूंगा मैं। उसके नीचे जब तक रहेगा तो फिर से एक नैरो रेंज में ट्रेड होता होगा। तो EIL के ऊपर रखिएगा नजर। अविनाश, आपने कहा बैंक्स पर आप बुलिश हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, साथ ही मैं देख रहा हूं कुछ NBFCs भी आपको पसंद है। मन्नापुरम, जिनके नंबर्स पिछले हफ्ते जबरदस्त आए थे, कैपिटल फर्स्ट, भारत फोर्ज, बताइए क्या लॉजिक है इनके पीछे? नहीं, मुझे लग रहा है कि NBFC स्पेस में जिस प्रकार का माहौल डीमोनेटाइजेशन का किया था हेमंत, आई थिंक मेरे ख्याल से काफी हद तक ये डेफिनेटली प्ले आउट हो चुका है और Jan to March क्वार्टर में हमको लग रहा है कि रिकवरी और तेजी से आएगी। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करें तो मन्नापुरम फाइनेंस का जिस प्रकार का ट्रैक्शन प्रॉफिट के नंबर में आया, हमको लग रहा है कि होपफुली अगर आगे रेट कट्स होते हैं और लिक्विडिटी लोगों के हाथ में और थोड़ी आती है तो डेफिनेटली गोल्ड फाइनेंसिंग में मन्नापुरम फाइनेंस का जो रन रेट है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा। रही बात कैपिटल फर्स्ट की, तो यहाँ पे भी अंदाजा था कि SME और MSME सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कतें होगी, लेकिन कंपनी ने काफी अच्छे स्टेबल नतीजे दिखाए। तो हमको लग रहा है ये दोनों ही स्टॉक्स कोई भी अच्छे पोर्टफोलियो के लिए इंक्लूजन के लिए तैयार है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो जरूर खरीदना चाहिए, इवन एट द करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आइडिया बेहद खराब नंबर्स आए हैं और मतलब पहली बार लिस्टिंग के बाद लॉस किया है इन्होंने। स्टॉक अब खबरों पे चल रहा है फिलहाल, तो नंबर्स पे तो चला नहीं, लेकिन क्या होगा इस स्टॉक में? जिस तरह के नंबर्स उस हिसाब से अगर एक बार इसकी वोडाफोन वाली मर्जर की खबर जो बाहर निकाल दें तो ये आराम से 10-15% गिर जाता था। इन नंबर्स पे कोई बड़ी बात नहीं, और इस लेवल से तो 20% भी गिर जाता तो बड़ी बात नहीं। अब जहां गिरे वहीं खरीदना चाहिए या जिनके पास है उसे वो बेच कर निकल जाए आगे? साहब, ये सवाल का जवाब दीजिए आप। अनिल जी, बहुत मुश्किल है रिजल्ट्स के ऊपर प्ले करना, लेकिन चार्ट में मुझे अभी भी वीकनेस नहीं दिखती है। वो इसीलिए मैंने ये सवाल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अगर मैं समझता हूँ 100 के आसपास मिलता है, जो कि 10% है और आप बोल रहे हैं, तो मैं तो खरीदूंगा विद मे बी 92 93 स्टॉप लॉस। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना होगा और मेरा अभी भी 120 125 का टारगेट, शायद 130 का भी टारगेट बरकरार है। ओके, चलिए, तो ये आइडिया के ऊपर। लेकिन इन्फोसिस ये वो स्टॉक है, देखिए, जिसने खराब प्रदर्शन नहीं दिखाया। पिछले हफ्ते इन्फोसिस में 3.5% की तेजी देखने को मिली और खबरें लगातार देखिए खराब चल रही हैं। बायबैक का वाली खबर को छोड़ दीजिए, तो जो बोर्ड और फाउंडर्स के बीच में टसल की खबरें, मीडिया रिपोर्ट सामने आई। और अब आप देखिए, आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विशाल सिक्का साहब 10 बजे के आसपास कोटक सिक्योरिटीज के कॉन्फ्रेंस में भाषण देंगे, तो इन्फोसिस के बारे में लोग उनसे जरूर पूछेंगे और फंड मैनेजर्स के साथ भी आज एक उनकी बैठक होने वाली है। उसके बाद शाम को 6 बजे
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं आज इन्फोसिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं। और पूरे किस तरह के वहां पर खुलासे आते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट की तरफ से ये ध्यान में रखें। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल सिक्का साहब बात करेंगे, और हो सकता है दिन के दौरान अपने पहले तो कोटक में जो स्पीच है उसके बाद में वो कई सारे फंड मैनेजर से भी मिलेंगे और उन्हें भी बात करेंगे। और इस बीच वाद विवाद बढ़ रहा है। इन्फोसिस के चेयरमैन शेषाद्री साहब ने भी इंटरव्यू दिया और उनका ये कहना था कि पूरा बोर्ड उनके साथ है। नारायण मूर्ति जी के अपने अपने आरोप हैं। इस पूरे माहौल के बीच में इन्फोसिस जिनके पास है अविनाश, वो क्या करें, और अगर किसी भी वजह से गिरावट होती है तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं क्या उन्हें खरीदना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी पूरी तरह से क्लैरिटी आने के बाद ही मेरे ख्याल से फिर तो भाव बदल जाएगा सर। बट अनिल जी, हम लोग मैं तो ट्रेड नहीं करता हूं, और क्लियरली जैसे अभी संदीप ने कहा कि वो न्यूज पे खेलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली जो विवाद हुआ है वो कोई बड़ा विवाद लगता नहीं है। बट जिस प्रकार से माहौल बना है, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ये थोड़ा सा एक बड़ा इशू किया गया है। मेरे ख्याल से आज क्लैरिटी आने के बाद होपफुली कल स्टॉक में एक अच्छी तेजी भी हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म पिक्चर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा इतना बदलने वाला है इज बिकॉज ऑफ दिस इशू। मैं नारायण मूर्ति जी के इंटरव्यू को सुन रहा था, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही चिंता में डालने वाली है। वो कह रहे हैं कि सीएफओ राजीव बंसल जो छोड़कर गए उनको 30 महीने का सैलरी पैकेज दे दिया गया, 23 करोड़ रुपए के आसपास, और इतिहास में इन्फोसिस के कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाने वाले सीएफओ को इतना बड़ा मोटा रकम दिया जाए। और वो कह रहे हैं कि विशाल सिक्का साहब का कहना है कि देखिए उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इनकम थी, इंफॉर्मेशन थी। तो ये बताइए होगा क्या, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि शायद विशाल सिक्का साहब छोड़ भी सकते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज चलाने वाले विक्रम लिमये साहब, उनकी सैलरी 8 करोड़ रुपए है। हाँ। और राजीव बंसल जो इन्फोसिस के सीएफओ, अगर वो छोड़कर जाए, उन्हें 23 करोड़ सिर्फ छोड़ने के और 30 महीने कहीं और जॉब ना करने के। ऐसी नौकरी होनी चाहिए, छोड़ने के इतने पैसे मिलते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ एक्चुअली, बस फिर एक ही काम करे आदमी, नौकरी करे छोड़े दूसरी जगह जाए। स्ट्रेंज है। देखिए सी, इन्फोसिस में एक सिंपल चीज, टाटा मिस्त्री वाले विवाद से हटकर ये चीज, यह मामला पैसे का है, यह मामला ईगो का कम है। टाटा मिस्त्री वाले मामले में ईगो ज्यादा था, ठीक बात है। यहाँ जो नारायण मूर्ति जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ज्यादा है। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर वो हाईलाइट करना चाहते हैं, और वो पॉइंट फेयर है कि आप जस्टिफाई किसी हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि सीएफओ को आप सिवरेंस पैकेज 23 करोड़ का दे दें, तो उस पर सवाल उठेंगे, वो बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फोसिस के लिए उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ये मामला अब समझ में आ जाएगा विशाल सिक्का साहब को भी, अगर वो छोड़े या रहे वो दूसरी बात है, लेकिन अगर वो रहेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि अनाप शनाप उन्हें खर्चा करना दिया नहीं जाएगा, पैसे का सदुपयोग करना जरूरी है। सरकार जो कंपनी का जेट है उसका इस्तेमाल परिवार के लिए किया, कई चीजें मीडिया में आई हैं। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस जनरली क्या होता है, जब दो अच्छे खास दोस्तों के बीच में पार्टनरशिप होती है, तो जब पार्टनरशिप टूटती है अगर किसी वजह से, तो उसमें बड़े रीजन नहीं होते, छोटे रीजन नहीं होते कि तुमने ऑफिस की कार पर्सनल यूज में की, तुम्हारे बच्चे को स्कूल छोड़ने लाने के लिए जाते थे, इस तरह की छोटी छोटी बातें। तुम ऑफिस में दिन में 1 घंटा नींद ले लेते थे, मैं 8 घंटे काम करता था। ये इस तरह की बातें आती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो बाहर निकलती तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात पे लड़ रहे हैं, लेकिन ईगो इशू वहीं से बनते हैं। तो रिश्तों में दरार आई है, देखना है कि ये दरार भर जाती है या फिर रिश्ते टूट जाते हैं। इस इंपॉर्टेंट इवेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि कई कंपनियां हैं जिन्होंने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं ओवर द वीकेंड, और कई कंपनियों ने बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स पेश किए हैं। इस सब पर बात होगी। मानस जायसवाल हमारे एक और एक्सपर्ट लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। एक्सपर्ट तो हमारे साथ हैं ही, संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर, गौरव बिस्तार। अब लखनऊ से हमारे साथ है मानस जायसवाल। मानस, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो बताइए अपने स्टॉक्स जो आज चुने आपने ट्रेडिंग के लिए आज से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। 2 स्टॉक मैंने चूज किए, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला यूनाइटेड स्पिरिट्स का रहेगा, क्योंकि यहां पर मेरे ख्याल से 1800 के लेवल पे स्टॉक ने बेस बनाया था, फिर लगातार हम हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक ने 2300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, बट लास्ट सेशन में
2300 के लेवल्स बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुए हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। 2500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 2280 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा स्टॉक रहेगा पीटीसी इंडिया का, जहां पर 70 रुपए से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने 90 रुपए के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक होते हुए देखा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि यहां पर भी रैली एक्सटेंड होगी। 97 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और 88 का स्टॉप लॉस रखें। तो पीटीसी इंडिया जिसके नतीजे आए, नतीजों से पहले भी हालांकि तेजी देखी जा चुकी थी, लेकिन नतीजे ठीक ठाक हैं, इस पर रखिए नजर। और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मैक्स वेंचर्स, अविनाश आपने किस तरह से रीड किया इस डील को? देखिए यहां पर स्टेक सेल हुआ है कंपनी के स्पेशलिटी फिल्म कारोबार में। जापान की कंपनी ने 49% हिस्सेदारी खरीदी है। मैक्स वेंचर्स क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा आज के दिन इस खबर के चलते? लग तो रहा है हेमंत, क्योंकि डेफिनेटली ये काफी समय से एक्सपेक्टेड था कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसमें स्टेक लेगा। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर लॉन्गर टर्म पोटेंशियल देखें तो बीओपीपी में मैक्स वेंचर का जो प्लांट है और जो प्रेजेंस है बिजनेस में काफी पुराना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छा होने की उम्मीद रहेगी। मुझे लग रहा है कि आज के न्यूज फ्लो पे तो जरूर होगा, लेकिन इवन FY18 में होपफुली ऐसा लग रहा है कि इनकी जो बैलेंस शीट है प्लस उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इंप्रूवमेंट होने की चांसेस है। ओवरऑल मार्केट भी अच्छी तरह से बीओपीपी का ग्रो करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी में जापान के इन्वेस्टर ने एक वर्टिकल में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले महीने 1.5 महीने में जब से इन्होंने मैक्स वेंचर में वो स्टेक का किया था, 150 करोड़ तो तब मिला था। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस ने 125 करोड़ रुपए तब डाला था। 25 करोड़ प्रोमोटर ने डाला, 150 करोड़ और अभी आपका ये अभी वाला फिगर 200 करोड़ का। 400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप में 200 करोड़ रुपए का ये फिगर। 350 करोड़ तो यही आ गया, 425 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ। और 350 करोड़ कैश आ रहा है कंपनी में। मैं बोलता हूँ बस ये स्टॉक है एक्चुअली इन्वेस्ट करने। मैं तो कहता हूँ अनिलजीत सिंह के जो डील मेकर है ना, ये स्टॉक का मतलब आप सोचिए ना कि इतना कैश, और इस कैश का क्या इस्तेमाल हो सकता है। चार्ट पर बताइए सर, मुझे तो 100 रुपए लगता है। मुझे 110 115 का व्यू बैठता है एक महीने में। पहले पता था आप मेरे से हायर लेवल देंगे, मैं 110-15 बोल रहा। हालांकि मुझे इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उतना सफिशिएंट डेटा नहीं है, बट जो है उसमें पैटर्न अच्छा है और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 75 के नीचे जाएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठेगा। आप 7-8 रुपए का रिस्क ले, 25 को इसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, बड़ा एक्शन देखने को मिलता। लोगों को खबर मालूम थी लेकिन औपचारिक ऐलान तो हुआ है तो नहीं, लेकिन फिर भी ये तब भी अच्छा। एक चीज और हेमंत, जब ये लिस्ट हुआ था तब मेरे ख्याल से 80-85 का टॉप बनाकर ये नीचे 65 रुपए चला गया। तो क्या है, अब क्या कुछ नहीं है, ठीक है 150 करोड़ आ गया। लेकिन ये वाली जो डील हुई ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। इसका अंदाजा नहीं था कि 200 करोड़ खाली एक वर्टिकल में आ सकता है और उसका वैल्यूएशन अगर आप 400 करोड़, बाकी धंधा तो फ्री में मिल रहा है। ठीक बात है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज आपकी टीम में था। बिल्कुल मेरी टीम में था, मैंने देखा था सुबह। ये आज जिताने में सबसे ज्यादा आज कंट्रीब्यूशन इसी शेयर का आपकी टीम में हो सकता है आज। तो चलिए मैक्स वेंचर रखिएगा नजर। ब्रेक का वक्त है। हाँ जी, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फोकस लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप पागले साहब, अविनाश कुरश्कर जी, गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो सरकारी कंपनियां, कोल इंडिया, इसके नंबर्स आए, ये बताइए कैसे लगे आपको नंबर्स कोल इंडिया के? अच्छी रैली देखने को मिली कोल इंडिया में और उसके बाद नंबर्स के बाद क्या अब और तेजी हो सकती है? जितनी होनी थी हो चुकी है। मेरे ख्याल से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। इनफैक्ट हेमंत, ये कहना राइट नहीं होगा कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां से शायद गिरावट आए, लेकिन अपसाइड के लिए भी मेरे ख्याल से जो स्कोप है वो लिमिटेड है। तो मेरे ख्याल से एक मार्केट परफॉर्मर ही हम कोल इंडिया को कह सकते हैं। ओके, कोल इंडिया में ज्यादा कुछ होगा नहीं, वैसे है भी नहीं, स्टॉक भी सुस्त हो गया एकदम। अच्छा, सन टीवी ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, नतीजे भी इंटरेस्टिंग है और CLSA का सेल कॉल है इस पर 661 के टारगेट के साथ। तो मुनाफा थोड़ा बढ़कर आया है लेकिन आय इतनी मजबूत नहीं दिख रही। मार्जिन भी देखिए थोड़े से 2-1% कम होते हुए दिखे। F&O बैन में है स्टॉक मेरे ख्याल से। सन टीवी बाहर आ गया था, सन टीवी बाहर आ गया था परसों। तो सन टीवी में पोजीशन बन सकती है और थोड़ी शॉर्ट साइड पर बनती हुई भी देखिए। गौरव, शुक्रवार को थोड़े शॉर्ट्स बने थे, मैं देख रहा था। बैन में बाहर आने के बाद जनरली होना तेजी की पोजीशन बनना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट के कमजोर होने का लगता है लोगों को अंदाजा था, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पोजीशंस बनी है
क्या किया जाए? अभी शॉर्ट करना चाहिए सन टीवी को? जी, कर तो सकते हैं। मुझे लगता है 1% या 1.25% के स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं। नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट्स है वो 700 के करीब है। 700 का तोड़ता है तो फिर एक 680 तक की रोड्स ओपन हो सकती है। तो मुझे लगता है एक वर्थ है यहाँ पे थोड़ा मंदी करना। ओपनिंग में हिम्मत कीजिए। अगर ये 735 740 को पार करता है तब मैं इसमें नेगेटिव व्यू नहीं रखूंगा, शॉर्ट का व्यू नहीं रखूंगा। लेकिन अगर ये 730 के नीचे ही खुलता है, 725 730 के करीब ही खुलता है अगर, तो मुझे लगता है 1% के स्टॉप लॉस आप इसको सेल कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट किया जा सकता है सन टीवी को। नतीजे कमजोर देखना है अब की बार बैन में शॉर्ट पोजीशन बनने की वजह से आता है यानी, क्योंकि अब तक तो तेजी की पोजीशन बनने की वजह से सन टीवी बैन में आया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कैसी होगी रुपए की शुरुआत। 6688 6688 ये था लेवल रुपए की क्लोजिंग का शुक्रवार को, और आज देखते हैं किस तरह का रुझान होता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन के अलावा होगी आपके लिए स्टॉक 2020 के अपडेट, और उसके बाद 9:15 से शुरू होगा बाजार का आपके लिए भरपूर एक्शन। चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए, शुरुआती कारोबार में कमाई के मौके बताने के लिए। तो जुड़िएगा हमारे साथ हिंदी से आवाज पर इस छोटे से ब्रेक के बाद भी पहला सौदा में।